हेलो माय लिटिल लर्नर्स। पिछले वीडियो में हमने मातृभूमि कविता पढ़ी थी और इस वीडियो में हम उसी चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। सबसे पहले है मेरी समझ से। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। पहला क्वेश्चन है हिंदी महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है। तो ऑप्शंस है चरण, वंशी, हिमालय और सिंधु। हिंद महासागर के लिए कविता में सिंधु शब्द आया है, इसलिए हम सिंधु के आगे स्टार मार्क कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है, भारत के महापुरुषों की जय की गई है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है या भारतवासियों की वीरता का बखान किया गया है। तो देखिए किया तो इन सब में से सब है। भारत की प्रशंसा भी की गई है और महापुरुषों की भी जय की गई है और वीरता का बखान भी किया गया है, लेकिन सबसे सटीक उत्तर पूछ रहा है तो सबसे सटीक होगा कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है। तो इसके आगे हम स्टार मार्क कर दे रहे हैं। अब ख क्वेश्चन है कि अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने हैं। तो इसका कारण यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं लिखा गया है। हिंद महासागर का प्राचीन नाम सिंधु महासागर था, जो प्राचीन भारतीयों द्वारा रखा गया था। आधुनिक काल में इसी महासागर को भारत के नाम पे हिंद महासागर कहा गया, इसलिए सिंधु शब्द का चयन करना उचित है। और दूसरा कारण ये है कि मातृभूमि कविता में कवि ने भारत के सुंदर पहाड़ों, नदियों, पेड़ों, ठंडी हवा और आम के बागों आदि का सुंदर वर्णन किया है। इन सभी प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से उन्होंने भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की है। इसलिए भारत की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना की गई है विकल्प सबसे उपयुक्त है। अब नेक्स्ट है मिलकर करे मिलान। तो इसमें मैचिंग दिया हुआ है। क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ शब्द दिए हुए हैं और दूसरे तरफ अर्थ या संदर्भ दिए हुए हैं। तो चलिए इसे करते हैं। यहाँ पर हमने मैचिंग किया है, बगल में हमने उत्तर लिख दिया है। हम सबको पता है कि हिमालय का मतलब होता है भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला। त्रिवेणी 3 नदियों की मिली हुई धारा संगम को कहते हैं। मलय पवन दक्षिण भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु को कह रहे हैं। सिंधु एक नदी का नाम है। गंगा यमुना भारत की प्रसिद्ध नदियाँ हैं। रघुपति श्री रामचंद्र का एक नाम है जो दशरथ के पुत्र थे। श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र वासुदेव थे। सीता जनक की पुत्री जानकी। गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। और गौतम बुद्ध सबसे पहला नंबर है उसका, एक प्रसिद्ध महापुरुष और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक रहे हैं। तो आप बगल में देख सकते हैं ये उत्तर दिया है। पंक्तियों पर चर्चा। तो यहाँ हमें एक पंक्ति दी गई है और इसका अर्थ समझना है। पंक्ति है वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। तो इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। कवि कहते हैं कि भारत ऐसी जगह है जहाँ कई संघर्ष और लड़ाइयाँ हुई, लेकिन भारतवासियों ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए यह युद्ध भूमि है। यहाँ महात्मा गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और दया, प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया, इसलिए यह बुद्ध भूमि है। कवि भारत से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह इसे माँ की संज्ञा देते हुए मातृभूमि कहता है। मातृभूमि मतलब माँ जैसी धरती। कवि का जन्म इसी धरती पर हुआ है, इसलिए वह इसे जन्मभूमि भी कहता है और इस पर गर्व करता है। नेक्स्ट है सोच विचार के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कोयल कहाँ रहती है। इसका आंसर है कोयल अमराइयों में रहती है, यानी आम के बागों में रहती हैं।
तन मन कौन संवारती है? तो मलय पवन हमारे तन मन को संवारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने कहाँ से झरते हैं? तो हमने पोयम में पढ़ा है कि झरने पहाड़ियों से झरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया था? इसका आंसर है, श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गीता का ज्ञान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम ने किसका यश बढ़ाया? इसका आंसर है, गौतम बुद्ध ने भारत देश का यश बढ़ाया और पूरी दुनिया को अहिंसा, दया और करुणा का संदेश दिया। इसका नेक्स्ट पार्ट है, नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छहर रही हैं। तो लहर का अर्थ होता है पानी का हिलोरा, मौज, उमंग, वेग, जोश, और छहर का अर्थ होता है बिखरना, छितराना, छिटकना, फैलना। तो कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए कहाँ कहाँ छटा छहर रही है और किसका पानी लहर रहा है। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा कि छटा नदियों के किनारों पर छहर रही हैं। जब नदियाँ उमंग और वेग से बहती हैं तो उसके पानी की बूंदें इधर उधर बिखरती हैं और चारों ओर सुंदरता फैल जाती है। और नेक्स्ट, किसका पानी लहर रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसा है, गंगा, यमुना और त्रिवेणी नदियों का पानी लहर रहा है। त्रिवेणी मतलब गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम। तो ये नदियाँ उमंग और उत्साह से बहती हैं जिससे पानी में लहरें उठती हैं और सुंदर दृश्य बनता है। नेक्स्ट है कविता की रचना। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है। तो यमुन शब्द यहाँ यमुना नदी के लिए आया है। कभी कभी कवि कविता की लय और सौंदर्य को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के शब्दों को थोड़ा बदल देते हैं। यदि आप कविता को थोड़ा और ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सी विशेषताएं पता चलेंगी। आपको जो विशेष बातें दिखाई दे उन्हें आपस में साझा कीजिए और लिखिए। जैसे सबसे ऊपर इस कविता का एक शीर्षक है। तो जिस तरह यमुन शब्द यूज़ हुआ है यमुना नदी के लिए, उसी तरह कवि ने वंशी शब्द का यूज़ किया है बंसी या बांसुरी के लिए, ताकि पोयम का राइम बना रहे। उसी तरह पुनीत शब्द यहाँ पवित्रता के लिए यूज़ हुआ है। पुनीत शब्द का अर्थ होता है पवित्र, तो इसलिए पुनीत शब्द का यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट है मिलान। तो यहाँ पे दो स्तंभ दिए हुए हैं, स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़ना है हमें। स्तंभ 1 में है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसका बताइए आप लोग कौन सा होगा? बिल्कुल सही, इसका होगा सेकंड नंबर। मैंने उस भूमि पर जन्म लिया इसलिए वो मेरी जन्मभूमि है और वह भूमि मेरी माँ के समान है, ये इसका अर्थ है। सेकंड है, चिड़िया चहक रही है हो मस्त झाड़ियों में। इसका उत्तर है 3 नंबर। वहाँ की जलवायु इतनी सुखदाई है कि पक्षी पेड़ पौधों के बीच प्रसन्नता से गीत गा रहे हैं। और 3 नंबर है, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है। इसका स्तंभ 2 का पहला आंसर है। यहाँ आम के घने उद्यान हैं जिनमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। नेक्स्ट है अनुमान या कल्पना से, यानी कि इसका आपको खुद से अनुमान लगाकर आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी, इनका आपको आंसर करना है। तो इस तरह से आंसर लिख सकते हैं कि कोयल वसंत ऋतु के आगमन पर पुकार रही होगी। कोयल क्यों पुकार रही होगी? तो वसंत ऋतु के आगमन पर पुकार रही होगी। कोयल किसे पुकार रही होगी? तो कोयल प्रकृति को पुकार रही होगी। वह मानो प्रकृति की सुंदरता का गुणगान कर रही हो। और कोयल कैसे पुकार रही होगी? तो हम सबको पता है कि कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, तो इसलिए कोयल मधुर स्वर में पुकार रही होगी। उसी का नेक्स्ट पार्ट है, बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। तो पवन किसका तन मन संवारती है और वह यह कैसे करती है? इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि बहती मलय पवन हर उस व्यक्ति का तन मन संवारती है जो उसे महसूस करता है। यह सभी जीवों और मनुष्यों के तन मन को तरोताज़ा करती है। और नेक्स्ट है जो वह यह कैसे करती है, तो पवन तन मन को इस तरह संवारती है। इसको पॉइंट्स वाइज लिखेंगे।
पहला पॉइंट हो गया, शरीर को ठंडक और ताजगी का एहसास देकर संवारती है। सेकेंड पॉइंट, मन को शांति, सुकून और आनंद प्रदान करके संवारती है। थर्ड पॉइंट, फूलों की खुशबू को चारों ओर फैलाकर संवारती है। और फोर्थ पॉइंट, पेड़ों को हिलाकर और बादलों और पानी की हलचल बढ़ाकर संवारती है। नेक्स्ट है शब्दों के रूप। जैसे नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जगमग छटा निराली, पग पग ठहर रही है। तो इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ है हर पग या हर कदम पर। शब्दों के ऐसे ही कुछ जोड़े नीचे दिए गए हैं, इनके आपको अर्थ लिखने हैं। जैसे घर घर, तो घर घर का अर्थ हो जाता है हर घर में या हर प्रत्येक घर में। बाल बाल, तो बहुत करीब से। सांस सांस, यानी हर सांस में। देश देश, यानी प्रत्येक देश में। पर्वत पर्वत, यानी हर पर्वत पर या सभी पर्वत पर। पर्वत पर्वत, यानी हर पर्वत पर या सभी पर्वत पर। नेक्स्ट है वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। तो कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए हैं। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। जैसे आपको संकेत में दिया हुआ है तप, देव, भारत, जन्म, कर्म, कर्तव्य, मरु, मलय, मल्ल, यज्ञ, रंग, रण, सिद्ध आदि। तो आपको 6 वर्ड्स बनाने हैं। तो यहाँ पर ये 6 वर्ड्स ऐसे हैं। यज्ञ भूमि, जिसका अर्थ होता है जहाँ यज्ञ होते हो। देवभूमि, इसका अर्थ है देवताओं की भूमि। तप भूमि, वह स्थान जहाँ तपस्या की जाती हो। रणभूमि, जहाँ युद्ध लड़ा जाए उसे उस भूमि को रणभूमि कहते हैं। रंग भूमि, जहाँ नाटक या अभिनय का स्थान हो उसे रंगभूमि कहते हैं। मरुभूमि रेगिस्तान को कहता है, जहाँ रेत फैली हो उस भूमि को मरुभूमि कहते हैं। नेक्स्ट है थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। तो नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। तो दया और दिया में केवल एक मात्रा का ही अंतर है, लेकिन इस एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गया है। आप भी अपने समूह से मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का ही अंतर हो, जैसे घड़ा और घड़ी। तो बच्चों आप सोचिए ऐसे कौन कौन से शब्द हैं। जैसे कुछ शब्द मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। चांद और चांदी, उसी तरह घट और घाट, चना और चीन, मेला मैला, दान दिन, काल कील, राग रोग, मान मौन, दाल दिल, पाठ पीठ, बाल बोल, हठ होठ। इन सब में एक मात्रा का ही अंतर है, लेकिन इनके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। नेक्स्ट सेक्शन है पाठ से आगे। जैसे आपकी बात, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस कविता में भारत का सुंदर वर्णन किया गया है। आप भारत के किस स्थान पर रहते हैं, वह स्थान आपको कैसा लगता है, उस स्थान की विशेषताएं बताइए। और आपको संकेत दिया हुआ है प्रकृति, खान पान, जलवायु, प्रसिद्ध स्थान आदि। इन सब को ध्यान में रखते हुए आपको एक सुंदर वर्णन करना है जहाँ पे जिस भी स्थान पे आप रहते हैं, जिस भी सिटी में, जिस भी गांव में, जिस भी शहर में आप रहते हैं, उसकी आपको विशेषता लिखनी है, एक लेख लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, अपने परिवार के किसी सदस्य या मित्र के बारे में लिखिए। उसकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो बच्चों इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं करना है, क्योंकि आप सब बच्चे अलग अलग स्थानों पर रह रहे हैं, तो इसलिए वहाँ की प्रकृति, खान पान, जलवायु सब अलग अलग होंगी। और आप अपने परिवार के किसी सदस्य के बारे में भी लिखिए, तो इनका उत्तर आप स्वयं करेंगे। नेक्स्ट है वंशी से। तो श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं। यह मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला एक वाद्य यानी कि बाजा है। नीचे फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए हैं। इनके नाम शब्द जाल से खोजिए और सही चित्र के नीचे लिखिए। तो यहाँ पे एक शब्द जाल दिया गया है जिसमें वाद्यों के नाम आपको खोजने हैं। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं शहनाई। शहनाई बगल में पिक्चर भी है, शहनाई ऐसी होती है, ये एक वाद्य यंत्र है। सेकंड है बांसुरी। आप सब जानते होंगे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे, तो ये तो बहुत फेमिलियर है। नेक्स्ट है शंख। शंख भी हम लोग के घर में मोस्टली रहता ही है और आप सब जानते ही हैं।
नेक्स्ट है अलगोज़ा। ये बच्चों आजकल बहुत मुश्किल से दिखता है, आजकल बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन ये भी पुराने ज़मानों का एक वाद्य यंत्र है, अलगोज़ा। नेक्स्ट है भंकोरा। ये भी पुराने ज़मानों में यूज़ होता था, अभी ये नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट है नाद और फिर है बीन। ये सपेरा बजाता है, सांप को कंट्रोल करने के लिए बीन बजाता है सपेरा। नेक्स्ट है सिंगी, सिंगी। और यहाँ पर चित्रों के सामने नाम लिख दिया गया है, अलगोज़ा, बीन, बांसुरी, सिंगी, शहनाई, नाद, भंकोरा और शंख। अभी नेक्स्ट है आज की पहेली। ये पहेली कुछ ऐसी है, इसके इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं। आज हम आपके लिए एक अनोखी पहेली लाए हैं। नीचे कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप इन्हें मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाइए। अक्षरों को आगे पीछे किया जा सकता है, यानी उनका क्रम बदला जा सकता है। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा भी लगा सकते हैं। पहला शब्द उन्होंने करके दे दिया है, जैसे स, म, ह, ग, र, तो उसको ऑल्टरनेट करके इधर उधर क्रम बदल करके और 2 मात्राएं ऐड की गई हैं, आ की मात्रा, और शब्द बना है महासागर, जिसका एक अर्थ है। उसी तरह नेक्स्ट वर्ड है ह, म, ल, य। बच्चों बताइए कि इससे क्या वर्ड आपके माइंड में आ रहा है? हिमालय, बिल्कुल सही, हिमालय। और नेक्स्ट है गंगा, फिर भारत, और इसको कोयल, फिर पवन। ये वर्ड्स सही हैं, सही अर्थ वाले। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।